नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गरीब के खाने पर टैक्स, अमीरों का 5 लाख करोड़ कर्ज हुआ माफ, रेवड़ी कल्चर के तंज पर केजरीवाल का पलटवार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले तंज पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया है। वहीं बड़े व्यापारियों का 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सारी मुफ्त की सुविधाओं को बंद किया जाए। क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है? केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जब अग्निपथ योजना लाई तब कहा गया कि इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों के पेंशन का खर्च इतना बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। केजरीवाल ने आगे कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ऐसा कह रही है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लाने से भी मना कर दिया है। केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए पैसा नहीं होने की बात कही है और इस साल इसमें 25% की कटौती हुई है। दिल्ली सीएम ने पूछा कि केंद्र सरकार का 40 लाख का बजट है, लेकिन सारा पैसा कहां जा रहा है? केजरीवाल ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने अपने सुपर अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए हैं। ये कर्जे माफ नहीं होते तो टैक्स नहीं लगाना पड़ता। 3.5 लाख करोड़ की आमदनी पेट्रोल डीजल के टैक्स से होती है। कहां गया है सारा पैसा? केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि सरकारी स्कूल बंद करने की बात हो रही है, फ्री इलाज बंद होना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे में गरीब पैसा कहां से लाएगा? सरकारी पैसा चंद लोगों पे उड़ाया तो देश कैसे चलेगा? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा काला जादू जैसी अंधविश्वास की बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराना बंद कीजिए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग कितना भी झाड़ फूंक काला जादू कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। अब इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसे अंधविश्वासी बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, जनता के मुद्दों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, 5 अगस्त को संसद और संसद के बाहर कांग्रेस के सभी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी दिखती है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। इससे पहले भी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने से पहले उनसे 20 रुपए में तिरंगा खरीदने पर मजबूर करने की घटना की निंदा की थी। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 28 घंटों से बेहोश राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर, छोटा भाई काजू भी एम्स में हुआ भर्ती। उन्हें राजू की हालत के बारे में नहीं बताया गया। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली एम्स के आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, राजू के पीआरओ गर्वित नारंग ने कहा कि बुधवार शाम को डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की है, लेकिन अभी उनका ब्रेन रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसमें हरकत नहीं है। 28 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी होश भी नहीं आया है, पल्स भी 60-65 के बीच है। राजू के हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज था। वहीं गर्वित ने बताया कि राजू के छोटे भाई काजू का भी एम्स में इलाज चल रहा है। राजू के भाई काजू श्रीवास्तव को भी एम्स में एडमिट कराया गया। कान के नीचे गांठ का ऑपरेशन किया गया है। बीते 3 दिनों से वे एम्स में एडमिट है, लेकिन राजू श्रीवास्तव की सेहत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। राजू का इलाज एम्स में ही 2nd फ्लोर स्थित कार्डिक यूनिट के आईसीयू में चल रहा है। वहीं दोस्तों, काजू का 3rd फ्लोर पर इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बांदा में यमुना में पलटी नाव, 40 डूबे, 4 की मौत, 25 लापता। बहनें राखी बांधने जा रही थी, पतवार टूटने से हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, बांदा के फतेहपुर जा रही नाव यमुना नदी में डूब गई। नाव में 40 लोग सवार थे। इनमें 20 से 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए मायके जा रही थी। हादसा पतवार टूटने की वजह से हुआ। गोताखोरों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है और अब तक 4
शव निकाले जा चुके हैं। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल गए। दोस्तों, नाव पलटने की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी, डीआईजी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन पर्व पर संगरा गांव से महिलाएं व लोग मरका घाट पर पहुंचे थे। यमुना नदी पार करके फतेहपुर जिले के असोधर घाट जाने के लिए नाव पर करीब 40 लोग सवार हुए थे। यमुना नदी में विषधारा में पहुंचते ही नाव असंतुलित होकर पलट गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका से भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को छोड़ना पड़ा सिंगापुर, अब इस देश में ली शरण। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को कानूनी वजहों के कारण सिंगापुर छोड़ना पड़ा। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक सिंगापुर के इमिग्रेशन अधिकारियों ने गुरुवार को इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि एक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने आज देश छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो थाईलैंड गए हैं। हाल ही में थाईलैंड ने राजपक्षे के देश में अस्थायी रूप से रहने पर सहमति जता दी थी। थाईलैंड में रहने के दौरान राजपक्षे किसी तीसरे देश में अपने लिए स्थायी शरण मिलने की संभावनाएं तलाशेंगे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें, जुलाई में श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच देश छोड़ने के बाद सिंगापुर में रह रहे राजपक्षे थाईलैंड में शरण चाह रहे थे, क्योंकि उनका सिंगापुर का वीजा गुरुवार को खत्म हो रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ड्रैगन की अन्य देशों को चेतावनी, ताइवान पर अमेरिका की नकल की कतई कोशिश न करें, होंगे गंभीर नतीजे। जी हां दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने उन अन्य देशों को ताइवान पर अमेरिका के राजनीतिक रुख का पालन नहीं करने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्री ने धमकी दी कि ऐसा करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि कुछ देश राजनीतिक स्वार्थ के से काम कर रहे हैं और यह चीन के साथ संबंधों की नींव को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक खबर के मुताबिक बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वांग ने मंगोलिया, दक्षिण कोरिया और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ हाल ही के दिनों में 3 अलग अलग बैठकों के दौरान अपना ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देशों के राजनेताओं ने ताइवान पर वाशिंगटन के नेतृत्व का अनुसरण किया था और राजनीतिक हितों के अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव बोले बीजेपी को भगाना है हमारा मकसद, 10 लाख रोजगार पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार में सरकार बदल चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। इस सरकार में नंबर 2 आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हैं। आज उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व था कि किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी बिहार की धरती से बाहर जाए। इसका काम जो देश में चल रहा है, झारखंड और महाराष्ट्र में देखिए। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। यह लोकतंत्र की धरती बिहार सहने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार के दावों पर कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने भी खुद इसकी बात कही है। हमने नौकरियों की भी बात कही है। आरजेडी नेता ने 2024 में विपक्षी एकजुटता और प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले सभी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार के फैसले पर निर्भर करता है कि वह प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों में पहले बिखराव हुआ, गलती थी, हम जानते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया था, पूरे मन से इस बार गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार ने निडर होकर फैसला लिया है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। मैं उन्हें न्योता देता हूं कि घर में आकर दफ्तर बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 6 साल बाद होगी भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात, जगह और तारीख हुई फिक्स। जी हां दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच बैठक होने की संभावना है। राजनयिक सूत्रों ने एक मीडिया संस्थान को यह जानकारी दी। डेली जंग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एससीओ शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर के लिए निर्धारित है, जहां संगठन के नेता क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार शहबाज शरीफ उस सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसके दौरान उनके चीन, रूस, ईरान के राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की भी संभावना है। सूत्रों ने आगे पुष्टि करते हुए कहा कि 28 जुलाई की बैठक में एससीओ विदेश मंत्रियों ने दोहराया कि एससीओ राष्ट्रों के प्रमुख इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी के साथ नीतीश को था पार्टी टूटने का डर। इससे पहले 5 पार्टियों को महंगी पड़ी बीजेपी से दोस्ती, खिसक गया जनाधार।
जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को पटना में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा में ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो इस देश में केवल बीजेपी रह जाएगी और सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस बयान के 90वें दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया। 2 दिन पहले यानी कि 7 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद बीएसपी और एसपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से बीएसपी ने सरकार बनाई। मायावती इस सरकार की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन करीब 6 महीने के भीतर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। 1996 का विधानसभा चुनाव हुआ। इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ। जनता ने फिर से किसी एक दल को बहुमत नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि किसी दल की सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी बीएसपी ने ही साथ आने का फिर फैसला किया। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन होने के बाद से बीएसपी लगातार कमजोर होती गई और बीजेपी मजबूत होती गई। बीएसपी पार्टी लगभग अब खत्म हो चुकी है। ऐसा ही शिवसेना के साथ भी हो रहा है। पहले बीजेपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने की घोषणा की, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना को नहीं दिया। फिर बाद में शिवसेना ने किसी दूसरी पार्टी के साथ सरकार बना ली। बाद में बीजेपी ने उस पार्टी से सरकार को तुड़वा कर बीजेपी के साथ फिर से पार्टी बनानी, लेकिन इस बार शिवसेना के ही 2 धड़ कर दिए गए। ऐसा ही दोस्तों, एक किस्सा पंजाब का है, जहां पर बीजेपी अकाली दल के साथ हमेशा गठबंधन करती थी और सरकार बनाती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले 10, 15, 20 सालों में अकाली दल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अकाली दल की पूरी सीटें कहे या शक्तियां कहे वो बीजेपी में समाहित हो गई है। यानी कि अकाली दल की अब 1-2 सीट ही महज बची है। एक टाइम ऐसा था जब अकाली दल पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। ऐसे ही और भी कई सारे उदाहरण हैं कई सारे राज्यों के, जहां पर बीजेपी की दोस्ती किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को महंगी पड़ती है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने मवेशी तस्करी मामले में वीरभूमि के टीएमसी जिला प्रमुख अनुब्रत मंडल को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के वीरभूमि जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। अनुब्रत को मवेशी तस्करी मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई का एक दल गुरुवार को तड़के टीएमसी के वीरभूमि जिले के अध्यक्ष के घर पहुंचा और करीब 1 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि हमने मवेशी तस्करी घोटाले की जांच में सहयोग न करने पर उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मंडल को हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पकड़ी गई फरमानी नाज की चोरी, यूट्यूब ने हटाया हर हर शंभू गाना। जी हां दोस्तों, हर हर शंभू गाना गाकर सुर्खियों में आई फरमानी नाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फरमानी नाज के यूट्यूब अकाउंट से हर हर शंभू गाना हटा लिया गया है। दरअसल दोस्तों, सावन के महीने में हर हर शंभू के गाने की गूंज हर घर में गूंज रही थी। इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया था कि फरमानी नाज रातों रात स्टार बन गई। फरमानी को इसके लिए कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों से धमकी भी मिली, लेकिन वो बिना डरे अपना काम करती रही। असल में बात ऐसी है कि जिस गाने को लेकर फरमानी को इतनी लोकप्रियता मिली वो गाना उनका ओरिजिनल नहीं था। फरमानी नाज को लोकप्रिय बनाने वाला हर हर शंभू गाना जीतू शर्मा द्वारा लिखा गया था, जिसे उन्होंने अभिलाषा पांडे से रिकॉर्ड कराया था। आज तक से बातचीत करते हुए जीतू शर्मा ने कहा था कि उन्हें फरमानी नाज के गाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस गाने का क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे लिखने में काफी मेहनत की थी। फरमानी नाज को पता था कि यह गाना उनका ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार इस मुद्दे को इग्नोर करती रही। अब जीतू शर्मा के विरोध के बाद उन्हें यूट्यूब से गाना हटाना पड़ा क्योंकि गाने का असली कॉपीराइट जीतू शर्मा के पास है। कॉपीराइट के तहत अगर आप किसी का कंटेंट, वीडियो या फिर फोटो लेते हैं तो उसे आप बिना क्रेडिट दिए नहीं ले सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के इस खुखार आतंकी के समर्थन में उतरा चीन, यूएन में भारत के प्रस्ताव पर फिर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में चीन ने फिर से अड़ंगा डाला है। बुधवार को बीजिंग ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र नामित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने पर रोक लगा दी। भारत और अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले अब्दुल रऊफ अजहर को आतंकवादियों की लिस्ट में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव दिया
किया था। अब्दुल रऊफ अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर का छोटा भाई है और भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक है। हालांकि इस प्रस्ताव से 14 अन्य सदस्य देश सहमत थे, लेकिन अकेला चीन ही इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा था। इस घटनाक्रम के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को बिना किसी औचित्य के लिस्टिंग अनुरोधों पर रोक लगाने की आदत पर फटकार लगाई। यूएन में भारतीय राजदूत रुचिरा कंपोज ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बेहद खेदजनक है कि दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ ठोस सबूत होने के बावजूद इन प्रस्तावों को रोका जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले भी बीजिंग ने यूएन में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ भारत द्वारा लगाए गए कई प्रस्तावों को वीटो पावर से रोक दिया है। इस साल यह दूसरी बार है जब चीन ने पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने पर चीन ने रोक लगा दी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त, आयकर विभाग की टीम बाराती बनकर पहुंची, कोड वर्ड था दुल्हनिया हम ले जाएंगे, 58 करोड़ कैश मिला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के जलना में आयकर विभाग ने 5 बिजनेस ग्रुप के ठिकानों से करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। रेड में इनके यहां से 58 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोने के आभूषण, 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 3 घंटे लग गए। कुछ कर्मचारियों की कैश गिनते गिनते तबीयत खराब हो गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक SRJ स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा, डीलर प्रदीप बोरा के फैक्ट्री, घर और दफ्तर पर 1 से 7 अगस्त तक यह कार्रवाई की गई। इसकी जानकारी गुरुवार को मीडिया को दी गई। पूरी टीम ने बाराती बनकर शहर में एंट्री की। गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपके थे, कुछ पर लिखा था दुल्हनिया हम ले जाएंगे, यही कोड वर्ड भी था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने से 4 की मौत, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू में 10 दुकानें बही। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को बादल फट गया, इससे दोनों जगह 2-2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र में अभी 4-5 दिन तक बारिश का दौर नहीं थमेगा। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के रामबन में गुरुवार को बादल फट गया, इसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड भी हुई और पत्थर गिरने से नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। आज भी राजस्थान के कई सारे हिस्सों में येलो और रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान का करीबी दोस्त गिरफ्तार, शहबाज गिल को कार के शीशे तोड़कर ले गई पुलिस। अब पूर्व प्रधानमंत्री खान की है बारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौज से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने जा रहा है। इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त और चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिल ने सोमवार को एक टीवी शो में ताकतवर फौज को गद्दार बताया था। गिरफ्तारी के वक्त गिल लग्जरी कार से इमरान के घर बनी गाला जा रहे थे। गिल की कार को पुलिस ने रोका। जब उन्होंने गेट नहीं खोला तो पुलिस ने राइफल से उनके कांच तोड़ दिए और इसके बाद विंडो से लॉक खोलकर उन्हें बाहर खींच लिया गया। इमरान के घर के बाहर 67 पुलिसकर्मी तैनात हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। शहबाज गिल इमरान खान के न सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ हैं बल्कि करीबी दोस्त और राजदार भी हैं। उनके पास पाकिस्तान के अलावा अमेरिकी नागरिकता भी है। उनके बयान कई बार इतनी बेहुदा होते हैं कि मीडिया उन्हें बीप करके सुनाता है। पाकिस्तानी फौज और जुडिशरी के बारे में उन्होंने पिछले दिनों बेहद घटिया बयानबाजी की थी। इससे आर्मी और सरकार बेहद नाराज थी। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, इससे माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां उनसे सख्ती से पूछताछ करेगी। इस दौरान वो इमरान से जुड़े कई राज खोल सकते हैं। इनमें इमरान खान के कुछ वीडियो से जुड़े मामले भी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
श्रीकांत त्यागी मामले में नाम आने पर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले पुलिस कमिश्नर पर करूंगा मानहानि का केस। जी हां दोस्तों, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उस पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी मामले पर बयान दिया। मौर्य ने कहा कि श्रीकांत त्यागी मामले में पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने उनका नाम उछाला है, जो कि गलत बात है, इसलिए अब वह कमिश्नर के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों जब श्रीकांत त्यागी पकड़ा गया था, तब पुलिस ने उसको पेश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें पुलिस ने कहा था कि त्यागी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर एमएलए का जो स्टिकर लगा था वह उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, फिर वह बीजेपी में आए और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। फिलहाल वह सपा से विधान परिषद एमएलसी सदस्य हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीकांत त्यागी मामले में नाम आने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कमिश्नर ने बिना जांच के उनका नाम लिया, इस वजह से वह अब मानहानि का दावा करेंगे। मौर्य ने कहा कि इस वजह से देश में उनको बदनाम करने का काम किया गया। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश का हिस्सा बताया। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जिससे कि भारत और उस देश की सबसे लंबी दूरी तक सीमाएं टच होती है, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।